अच्छा सर, अब ऑडिट के अंदर रिस्पॉन्सेज के अंदर हम ये देख लेते हैं कि अगर आपके पास सवाल आ जाए कि आपने ऑडिट करना है, प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स पे। अच्छा, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन बाय कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स? क्योंकि अगर आप लोगों ने अभी तक CFF 1 में IFRS 9 में ये नहीं किया तो आपको एक बैकग्राउंड यहाँ पे हल्का सा मैं दे दूँ उसका। कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये है कि भाई आज आपने लेट से बॉन्ड इशू किए हैं, सही जी, और मैंने कहा आपने कोई 10,000 बॉन्ड इशू किए हैं, ऐसा ही है, ऑफ ₹100 ईच। ये हो गई इसकी फेस वैल्यू। अच्छा भाई, आपने सामने वाले से, जो प्लीज़ सुनिएगा, सामने वाले से पैसे लिए तो आपने आइडियली एंट्री बनानी होती है कैश डेबिट, सही है जी, और बॉन्ड पेबल क्रेडिट, ये एक आइडियल एंट्री बनती है, सही है जी। अच्छा, बट आपने क्या किया, आपने सामने वाले को एक ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन टू कन्वर्ट इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स। यानी आपने सामने वाले को ये ऑप्शन दे दिया, आप चाहें तो इन बॉन्ड्स को नंबर ऑफ सिक्योरिटीज में, यानी हमारी कंपनी के शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी सर लेट से मैं कहूँ कि अगर मैंने बॉन्ड इशू किए हैं और वो मैंने किए हैं, लेट से आप कहें कि कोई कुल मिला के 3 सालों के लिए, तो वो बंदा 3 सालों बाद चाहे तो मुझसे आके पैसा मांग ले, सही जी, या तो शेयर्स मांग ले। तो इसको हम कहते हैं कि आपने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट इशू किया है जो कि कहलाता है IFRS की ज़बान में कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट, सही जी, क्या कहलाता है भाई, कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट। क्योंकि आपने जो आज ये सिक्योरिटी इशू की है, आपने जो बच्चों आज ये सिक्योरिटी इशू की है, ये सिक्योरिटी के एवज आपने जो पैसे लिए हैं, तो आप कह रहे हैं कि इसमें पोटेंशियल है कन्वर्ट होने का इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स, इसमें पोटेंशियल है कन्वर्ट होने का इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स। तो फिर वो कहता है कि भाई अब एक काम करें कि अगर लेट से मैं कहूँ कि भाई ये फेस वैल्यू है, सही है जी, 100 रुपये की, तो हमने कहा कि भाई अगर मैं इसका ऊपर रेट देखूं, इसके ऊपर रेट देखूं, सही जी, तो हमने जो ऑफ़र किया हुआ है रेट, बात समझिएगा, हमने जो ऑफ़र किया हुआ है रेट वो किया हुआ है 10%। हमने जो रेट ऑफ़र किया हुआ है वो कितना किया हुआ है, 10%। अच्छा भाई, अब जो मार्केट में रेट चल रहा है, एक मिनट कैलकुलेटर निकाल लूँ, हाँ जी, और जो मार्केट रेट चल रहा है, और जो मार्केट रेट चल रहा है वो चल रहा है 12%। अच्छा, आप देखें, ये पूरा सिनेरियो समझाना इसलिए लाजमी क्योंकि इफ़ यू डोंट हैव द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग यू कैन नॉट डू ऑडिट। अच्छा, मार्केट रेट चल रहा है 12%, कोई आपसे पूछे कि भाई आप कम रेट क्यों ऑफर कर रहे हैं, तो आपका जवाब ये होगा कि मैं कम रेट इसलिए ऑफर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जो एक इंस्ट्रूमेंट इशू किया उसमें पोटेंशियल टू कन्वर्ट भी है। तो मैंने कहा भाई मैं वैसे ही एक एडिशनल चीज़ दे रहा हूँ तो मेरा मार्केट के मुकाबले में रेट क्या होगा, कम होगा। बात क्लियर है? अच्छा भाई, फिर हमने कहा कि जब ये इंस्ट्रूमेंट कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है, कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स, तो इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर दो वैल्यू छुपी हुई है, एक आपकी लायबिलिटी की और एक आपकी इक्विटी की, एक आपकी लायबिलिटी, एक आपकी इक्विटी की। तो ये स्टैंडर्ड ये कहता है कि भाई अब सिंपल एक काम करें, आप कैश फ्लो को प्रोजेक्ट करें। कैसे? आपने कहा कि ईयर 1, आपने कहा कि भाई आपने ईयर 1, 2 और 3 के कैश फ्लो बनाना है। अच्छा भाई, ईयर 1 के अंदर अगर मैं देखूं कैश फ्लो, तो मैंने कहा कि भाई सबसे पहले तो मैंने जो पैसे लिए हैं वो 10,000 को 100 से मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं 10,000 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं, सही जी, तो मेरे पास आ गया ये 1 मिलियन की फेस वैल्यू। कोई प्रीमियम वगैरह का चक्कर नहीं है, सिंपल फेस वैल्यू। इसके ऊपर मैं कूपन कितना दूंगा, 10%। तो मैंने कहा कि भाई ये आ गया 0.1, तो यानी 1-1 लाख रुपए मुझे हर साल देने और आखिर में पैसे वापस करने हैं। तो मैंने कहा भाई 1 लाख, 1 लाख
और ये आ गया 1.1 मिलियन, क्योंकि आखिर में ये भी पैसे वापस करूँगा। अच्छा, अब मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू लूँगा एट 12% मार्केट रेट से। अच्छा, अब ये जो मार्केट रेट है ये उस इंस्ट्रूमेंट का मार्केट रेट है जो विदाउट कन्वर्जन ऑप्शन है, यानी अगर मैं ये कन्वर्जन ऑप्शन ना देता और ऐसी क्रेडिट रेटिंग की सिक्योरिटी इशू करता कि क्रेडिट रेटिंग ये है मेरी कंपनी की, फिर सिक्योरिटी इशू करूं, अगर मैं इसमें कन्वर्टेबल ऑप्शन को हटा दूं तो उस सिक्योरिटी की मार्केट में वैल्यू कितनी चल रही है, 12%। तो मैंने कहा कि भाई अगर यही पैसा कि ईयर 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला, यही पैसा अगर मैं लोगों से लेके उसको पैसे वापस दूं और वो रेट होता मार्केट रेट, तो उसकी आज वैल्यू क्या होती, तो मैं मार्केट रेट यूज़ करूंगा। तो हमने कहा कि भाई 1 लाख डिवाइडेड बाय 1.12 की पावर 1। हमने कहा कि भाई ये तो आ गया 89286, हमने कहा 89286, ये प्रेजेंट वैल्यू निकाली हमने। और फिर हमने कहा कि भाई यहाँ पे भी अगर मैं 1 लाख रुपए को डिवाइड कर दूँ 1.12 की पावर 2 से, 2 साल पीछे लेकर आ गया 79719, और हमने कहा 1.1 मिलियन 1.12 की पावर 3, तो हमने कहा 782958। इन सबको अगर मैं सम करूं 89286 प्लस 79719 प्लस 782958, तो हमने कहा यह आ गया 951963। अच्छा, यानी अब ये स्टैंडर्ड ये कह रहा है कि भाई अगर आप यही कैश फ्लो देखो, आप सिक्योरिटी की वैल्यू निकाल रहे हो ना, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू क्या होगी, जो मुझे कमा के देगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई मैंने इतने पैसे कमाए, यानी सामने वाले ने, तुम तो इशू हो तो सामने वाले की बात कर रहा हूँ, वो इतने पैसे कमाएगा, इतनी कमाई के साथ अपने पैसे वापस ले जाएगा। तो वो कह रहा है कि अगर मैं मार्केट रेट 12% का रखूँ तो उसकी आज वैल्यू क्या होगी, तो आज वैल्यू ये होगी। तो कहने का मकसद ये कि ये स्टैंडर्ड कहता है कि आपने तो आज पैसे लिए हैं पूरे 1 मिलियन, ऐसा ही है इसमें आपका जो बॉन्ड पेएबल है, सिर्फ लायबिलिटी वैल्यू वो कितनी है 951963, बाकी क्या है इक्विटी कंपोनेंट है। तो मैंने कहा अगर मैं 1 मिलियन में से ये हटा दूं तो आप कहेंगे 48037, यानी आपने जो ज़्यादा पैसे लिए हैं वो इक्विटी के ऑप्शन के लिए, तभी तो आपका रेट कम है। यानी इसे समझने की बात यह है कि आज के बाद अगर आप कभी भी कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो आपको एक बात तो पता होगी कि कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स के केस के अंदर आप ही की क्रेडिट रेटिंग रखने वाला विदाउट कन्वर्जन ऑप्शन का रेट होगा ज़्यादा, क्यों, क्योंकि आपने कन्वर्जन ऑप्शन दिया, आपका रेट होगा कम। पहली चीज़ तो ये हो गई। अच्छा, दूसरी चीज़ सोचें, आपने निकालनी सिर्फ लायबिलिटी की वैल्यू, तो आपने कहा कि भाई अगर मैं सिर्फ लायबिलिटी की वैल्यू निकालूं तो वो कैसे निकलेगी। आप बोलेंगे भाई जो पैसे मेरी जेब से जाने हैं या जो सामने वाले को रिसीव होने हैं उसकी आज की टर्म्स में प्रेजेंट वैल्यू ले लो मार्केट रेट से, तो आपको सिर्फ लायबिलिटी की वैल्यू मिल जाएगी। हमने पैसे लिए हुए ज़्यादा, तो कहने का मतलब ये कि जो हमने ज़्यादा पैसे लिए हुए हैं वो इक्विटी कंपोनेंट के लिए लिए हुए हैं, और फिर उसके ऊपर है कि आखिर में आया कि वो मुझसे पैसे ले ले, आखिर में आया कि वो मुझसे शेयर्स ले ले। तो अगर मैं ये कहूँ कि इसकी पहले साल की जो अकाउंटिंग होगी, तो मैं एक एंट्री बनाऊंगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट बॉन्ड पेएबल क्रेडिट और कैश क्रेडिट, यानी इंटरेस्ट एक्सपेंस में पता है किससे बुक करूंगा सर, इस 951963 के 12% से। तो ये आ गया 114236, यानी ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है ये पीएनएल में चार्ज हुआ, मैं पे करूंगा 1 लाख रुपए, कूपन, और इसमें से अगर मैं 1 लाख माइनस कर दूं मेरे पास आ गया 14236। ये बेसिकली आपकी लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हुई। क्यों, क्योंकि आप अगर वो आखिर में जाके पैसे मांग ले आपसे, तो आपने तो अपनी इस अमाउंट को उठा के यहाँ पहुँचाना है ना 1 मिलियन, तो ये अमोटाइज होता रहेगा। तो खैर समझने की बात यह है कि जब आपने डे 1 पे सामने वाले को कन्वर्जन ऑप्शन दिया, तो कहने का मकसद ये है मेरे बच्चों कि आप सामने वाले को कह रहे हो कि मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ 2 चीज़ों के, एक
उस बॉन्ड के, दूसरा इक्विटी ऑप्शन के। तो आपने कहा भाई दोनों कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट है, दोनों की वैल्यू अलग अलग है। तो आपने कहा भाई अगर मुझे लायबिलिटी की वैल्यू निकालनी है तो मैं कैसे निकालूँ? आपने कहा सिंपल सी बात है, एक काम ये करें कि भाई आपने जो पैसे सामने वाले को देने और जो पैसे सामने वाले को रिसीव करने, उसकी प्रेजेंट वैल्यू ले लो मार्केट रेट से विदाउट कन्वर्जन ऑप्शन। तो आपको पता लग जाएगा आज उसकी कीमत कितनी है। तो आपने कहा जब कीमत उतनी है, पैसे ज़्यादा लिए हैं, बाकी इक्विटी के लिए, अब जो आप इंटरेस्ट बुक करेंगे वो मार्केट रेट से करेंगे, दैट इज़ जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, दैट इज़ 12%। क्यों? क्योंकि आप एक्सपेंस बुक करेंगे 12 से, पे करेंगे 10 से, 2% ग्रो होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, उसको 1 मिलियन पहुँचा देगा। ये हो गई इसकी अकाउंटिंग की गेम जो आपको समझ आनी चाहिए थी। अब आए बात करते हैं इसके ऑडिट की। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको सिंपल कहूँ कि इसका ऑडिट करना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? भाई आप सबसे पहले जो प्रोसीजर्स हैं, सबसे पहले मेरे बच्चों जो प्रोसीजर्स हैं, तो उसके प्रोसीजर्स के अंदर आप एक काम ये करेंगे, आप बोलेंगे कि भाई सबसे पहले मैं ऑब्टेन कर लूँगा एग्रीमेंट टू इंस्पेक्ट टर्म्स ऑफ कन्वर्जन। भाई एग्रीमेंट ले लूँगा ना मैं, जो है इससे सिक्योरिटी डिटेल्स लूँगा, मैं बोलूँगा कि भाई टर्म्स ऑफ कन्वर्जन दे दें। अच्छा भाई, ताकि मैं देख लूँ वहाँ से, सही है जी। उसके बाद दूसरा, ऑब्टेन कैश फ्लो वर्किंग टू चेक accuracy of the cash flow and present value। सर ये वाली बात जो मैंने कैश फ्लो बनाए थे, क्योंकि इसी को यूज़ करके तो प्रेजेंट वैल्यू निकाली गई होगी, सही है जी, ऐसा ही है। अच्छा भाई, इसके बाद चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे? दैट रेट used to calculate present value is without conversion option। सही है जी। मैंने क्या किया भाई, चेक कर लेना है कि जो रेट यूज़ किया गया है, सही है, कैलकुलेट करने के लिए प्रेजेंट वैल्यू इज विदाउट कन्वर्जन ऑप्शन ऑफ सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा, मैं कह रहा हूँ वही क्रेडिट रेटिंग रखता हो, वही सारी चीज़ें रखता हो, विदाउट कन्वर्जन ऑप्शन वाला देख लो कि भाई रेट कितना चल रहा है, ताकि आपको पता लग जाए कि सोली बंदा अगर सिर्फ लायबिलिटी के लिए आज पे करने को तैयार हो तो कितने होगा। तो उसमें से 12% से मैंने डिस्काउंटिंग की थी, वो बात हो गई। इसके बाद आपने कहा इंश्योर दैट, इंश्योर करना है, क्या इंश्योर करना है? दैट इंटरेस्ट एक्सपेंस has been booked using मार्केट या इफेक्टिव रेट। सही जी, मार्केट या इफेक्टिव रेट। यानी देखें सिंपल सी बात है, जो यहाँ हुआ है उसी अकाउंटिंग को तो वेरीफाई करना है, सिंपल सी बात है। अच्छा भाई, इसके बाद पांचवी चीज़ आपने कहा कि भाई इंश्योर कर लिया है कि जो हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक किया है वो यूज़ किया है मार्केट रेट या इफेक्टिव रेट। अच्छा भाई, इंश्योर दैट equity component has been classified separately। हमने कहा कि भाई जो इसकी equity component है वो क्या हो चुका हो भाई, सेपरेटली क्लासीफाई हो चुका हो। और फिर आपने इसकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट देखनी है, कोई आपके ऊपर इसका मॉर्गेज या चार्ज तो क्रिएट नहीं हुआ, वो उसकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, दैट्स इट। अच्छा, अब इसी चीज़ को हम एक सवाल के ज़रिए देखते हैं, इसी चीज़ को हम एक सवाल के ज़रिए कहते हैं। देखिए कह ये रहा है कि यू आर द ऑडिट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिट ऑफ कामरान लिमिटेड
फॉर द ईयर एंडेड 31 मई 2021 ऑन अक्टूबर 1 2020 केएल ने 400 मिलियन लिए हैं लोगों से बाय इशूइंग bonds having a face value of 100 each. The bonds are convertible into KL's ordinary shares in 5 years time at the option of the bond. यानी उसके पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो कन्वर्ट करे चाहे तो ना करे. तो ऐसी बात है, आज आप जो पैसे ले रहे हैं वो दो इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं ना, इक्विटी और डेट. तो डेट की वैल्यू निकलती है, वो मैंने आपको सिखा दिया. द कन्वर्टेबल बॉन्ड्स कैरी कूपन रेट ऑफ 5% पेएबल ऑन 30 सितंबर. चलें जी आगे. केएल के टोटल शेयर होल्डर इक्विटी है 3250 मिलियन. चलें जी यहाँ तक बात हो गई. रिक्वायरमेंट पहली जो कि 9 नंबर की है, स्पेसिफाई द मैटर्स टू बी कंसिडर्ड बाय द ऑडिटर वाइल प्लानिंग द ऑडिट ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड्स. अच्छा पहले ये कह रहा है कि भाई जो मैटर कंसिडर करेगा प्लानिंग के वक्त, पहले ये बताओ. अच्छा देखो यहाँ पे बच्चों ने बेवकूफ़ी ये की थी कि प्लानिंग के वक्त क्या क्या कंसिडर करना होता है वो नहीं लिखा, इसने रिस्क लिख दिए थे. यहाँ पे कह रहा है प्लानिंग करते वक्त आपके दिमाग में क्या होता है. तो प्लानिंग के वक्त तो मैं पहले अकाउंटिंग एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट समझूंगा रिलेटिंग टू कन्वर्टेबल बॉन्ड्स. मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ उसको, यहाँ पे नीचे ले आता हूँ मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे नीचे लेके आता हूँ उसको. मैंने कहा कि सर जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ना तो मैं ये कहूँगा कि मैं यहाँ पर अकाउंटिंग एंड रेगुलेटरी मैटर्स relating to what? Accounting and regulatory matters relating to convertible bond की अंडरस्टैंडिंग लूंगा. सही जी. सबसे पहली चीज़ ये हो गई कि मैं इसकी अंडरस्टैंडिंग लूंगा. अच्छा लॉजिकल सी बात है, प्लानिंग फेज पे हैं, आप बोलें प्लान कर रहा हूँ मैं ऑडिट, तो पहले तो मैं ये देख लूँगा ना कहीं कोई लीगल रिक्वायरमेंट तो नहीं है जो अलग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सजेस्ट करता हो, इन एडिशन टू दोज रिक्वायरमेंट सजेस्ट करता हो, जिससे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स भी पता लगे. तो ये बात आपने देखनी है. अच्छा भाई आपने अंडरस्टैंडिंग कर ली, इसके बाद आप कहते हैं कि डू वी हैव द इनफ स्टाफ एंड कॉम्पिटेंट स्टाफ टू मेक श्योर कि वो इसकी अकाउंटिंग कर ले. तो इवेल्युएट करूँगा कॉम्पिटेंस ऑफ द स्टाफ to make sure that they do audit properly and accordance with आयदा. भाई मुझे एक बात बताओ, अगर मेरा स्टाफ ही कॉम्पिटेंट नहीं है और आपने एक अभी फ्रेश क्वालिफाइड को इस कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स के ऑडिट पे भेजे जिसको IFRS 9 की नॉलेज ही नहीं है, तो क्या ये बात समझ आती है कि आपने तो ये मेक श्योर करना है कि क्या मेरे पास स्टाफ की इतनी कॉम्पिटेंस है, क्या उसको पता है या नहीं पता. ये सारी चीज़ें आप प्लानिंग फेज़ में देख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं. क्योंकि देखें खुद समझें, आप एक प्लानिंग फेज़ पे बैठे हुए हैं, आपको पता लगा कि भाई ये कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है, तो आप क्या बोलेंगे, पहले मैं उसकी अकाउंटिंग खुद समझ लूँ. तो ये प्लानिंग फेज़ हो गया. दूसरी चीज़ ये कि आप देखेंगे आपके पास नेसेसरी स्टाफ है इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि भाई वो जो है ये प्रॉपरली काम कर ले. तो ये आ गए आपके प्लानिंग फेज़ के मौके. फिर इसके आगे कह रहा है कि भाई ऑल्सो सजेस्ट करें रिलेटेड ऑडिट प्रोसीजर, यानी इसके ऊपर प्रोसीजर्स भी बोल रहे हैं. अच्छा सर अब देख लेते हैं कि इस सोल्यूशन के अंदर उसने प्लानिंग फेज़ में कौन कौन सी चीज़ें कंसिडर करने को कही थी. तो आप फोकस कीजिएगा. द ऑडिटर विल कंसिडर द फॉलोइंग मैटर्स वेल प्लानिंग द कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग डिस्क्लोजर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जो मैंने आपको बताया, डिटरमाइन करें वेदर द ऑडिट टीम हैज़ रेलेवेंट नॉलेज रिसोर्सेज फॉर द ऑडिट ऑफ कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट, यानी भाई हमारे पास रेलेवेंट नॉलेज स्किल्स या सफिशिएंट स्टाफ है भी या नहीं, कर पाएगा नहीं कर पाएगा. अंडरस्टैंड करेंगे, वैल्यूएट करेंगे मैनेजमेंट का सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, यानी भाई अगर मैनेजमेंट ने इस जगह के ऊपर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की अकाउंटिंग के ऊपर कंट्रोल्स नहीं लगाए हुए हैं तो वो वाकई में वो अकाउंटिंग ठगी हुई होगी, वो सही नहीं होगी. यहाँ पे कंट्रोल्स का मतलब ये होता है कि कोई बंदा अप्रोप्रिएटली स्किल्ड और स्टाफ जिसकी IFRS 9 पे गए पोस्ट को अपॉइंट किया हुआ नहीं किया हुआ, क्या उसका रिव्यू होता है नहीं होता. तो देखो ये कह रहा है अंडरस्टैंड करेंगे, एवेल्युएट करेंगे द मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड इट्स प्रोसेस फॉर रिकॉर्डिंग एंड डिस्क्लोजिंग द कन्वर्टेबल बॉन्ड्स. तो अगर यहाँ पे ये अच्छी चीज़ है तो हमारा रिस्क क्या हो जाता है, कम हो जाता है. पर अगेन जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्लानिंग फेज की. व्हेन वी आर प्लानिंग द हाउ टू डू ऑडिट, वी आर नॉट असेसिंग अ रिस्क हियर, वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट कि मैं प्लान कर रहा हूँ. तो प्लानिंग के अंदर तो यही आएगा ना, पहले आप उसकी अकाउंटिंग को समझ लेंगे,
सही है जी। देखेंगे उसकी अकाउंटिंग जब खुद समझ आ गई तो क्या लोगों को आपको अंदाज़ा होगा कि भाई ये इसमें चीता है, ये इसमें चीता है, उसको लगाऊंगा, फिर देखेंगे उस पर कंट्रोल्स हैं या नहीं है। बात क्लियर है। आगे फिर बोल रहा है ऑडिट प्रोसीजर्स इसी कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, ऑब्टेन करें कन्वर्टेबल बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट टू कंफर्म द टर्म्स ऑफ बॉन्ड इशू, ये मैंने आपको बताया था। ऑब्टेन द वर्किंग ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज ऑफ द बॉन्ड प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट रिव्यू वर्किंग टू ऑथेंटिकेट द टर्म्स ऑफ द बॉन्ड, यानी भाई अगर उसमें लिखा 3 साल के कैश फ्लो होंगे, कूपन 10% के हिसाब से होगा। कंपेयर द डिस्काउंट रेट यूज बाय द मैनेजमेंट विद द सिमिलर डेट इंस्ट्रूमेंट इन द मार्केट विदाउट द कन्वर्जन ऑप्शन, यानी भाई फिर वही वाली बात जो मैंने रेट को बताया था कि विदाउट कन्वर्जन ऑप्शन के रेट से कंपेयर करेंगे। वेरीफाई टोटल प्रोसीज ऑफ द बॉन्ड फ्रॉम द बैंक स्टेटमेंट, यानी कह रहा है कि भाई अगर आपने पैसे पे किए या जो आपके पास पैसे आए डे वन पे, वो बैंक स्टेटमेंट से देख लेना कि पैसे आए या नहीं आए। अकरेंस की असर्शन बेसिकली वेरीफाई हो रही है। वेरीफाई द इंटरेस्ट इज चार्ज टू इनकम स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, ये भी मैंने आपको बताया था। चेक करें मैनेजमेंट हैज करेक्टली रिकॉग्नाइज द इक्विटी एंड लायबिलिटी कंपोनेंट ऑफ द कन्वर्टेबल बॉन्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजिंग रेजिडुअल अप्रोच मेथड, यानी भाई जैसी बात है लायबिलिटी की वैल्यू आपने निकाल ली, जो बकाया पैसे होंगे वो किसके थे, इक्विटी के, जो मैंने आपको दिखाया। चेक दैट द कंपनी हैज कंप्लाइड विद ऑल द रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, जो आपने अंडरस्टैंडिंग पे सोचा था कि भाई मुझे ये समझना होगा कि कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स अप्लाई होती हैं। इंश्योर करें कि सारे डिस्क्लोजर जो IFRS 9 कहता है वो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो चुके हैं। तो अगेन ऑडिट का पेपर आपके लिए आसान तब होगा प्रोसीजर वाइज इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन दोज एरियाज ऑफ IFRS। तो हम ये भी करेंगे कि आगे जाके कि भाई जो IFRS के आज तक सवालात नहीं है उसको भी देख लेंगे। सही है जी, जज़ाकल्लाह।